हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड स्टडी जोन में। मैं विनोद सर कनिष्ठा कोचिंग क्लासेस से आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंदर वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की इस सीरीज में चैप्टर नंबर 6 इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में सबसे पहला और इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया था कि व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करना है। तो देखो आखिर इसका मीन्स क्या होता है। Evolution of different species adapted to different types of habitat from a native species। अलग अलग तरह की स्पीसीज का अलग अलग तरह के हैबिटेट यानी आवास के अंदर इस तरह से रहने से उनके अंदर कुछ एडेप्टेशन होता है जो परमानेंट हो जाता है, और उसी एडेप्टेशन को हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल होता है वो है डार्विन्स फिंचेस। डार्विन है, उनकी जो फिंचेस बोली जाती है, डार्विन्स फिंचेस फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड आर इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है डार्विन फिंचेस जो कि गैलापागोस आइलैंड पर पाई जाती है। इनके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ओरिजिनली ये होती है सीड ईटिंग बर्ड्स, जो सीड्स को खाया करती है, और कहाँ की होती है, साउथ अमेरिकन है मेनली। लेकिन इनके अलग अलग तरह के एनवायरमेंट में रहने की वजह से इनके अंदर एडेप्टिव रेडिएशन हुआ है, इसीलिए इनकी बीक्स होती हैं जिनको आप चोंच कहते हैं, जो सीड को ईट करने के लिए यूज की जाती है, सीड्स की ईटिंग में यूज की जाती है, वही वीक्स है अलग अलग तरह की होती है। और इस तरह से गैलापागोस आइलैंड पर मिलने वाली डार्विन फिंचेस की सीड ईटिंग बर्ड्स जिन्हें आप कहते हैं, उनकी वीक्स में इस तरह से एडेप्टेशन होना, इस तरह से चेंज होना ही एडेप्टिव रेडिएशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2024 में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में है ये, और लिखा हुआ है व्हाट इज हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल आखिर क्या होता है। लिस्ट 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट्स इट्स इक्विलिब्रियम। आपको 5 फैक्टर बताना है जो इसको प्रभावित करते हैं। तो इसमें हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल है, उसमें सबसे पहला लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एलिलिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट और स्टेबल जनरेशन टू जनरेशन। वो कह रहे हैं कि किसी भी एक जगह पर रहने वाली ऐसी स्पीसीज जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें जनरेशन टू जनरेशन किसी भी जीन की फ्रीक्वेंसी हुआ करती है, ऑलमोस्ट होती है स्टेबल यानी कांस्टेंट रहा करती है। इट मीन्स देयर टोटल जीन्स एंड एलील्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इनके टोटल जीनोम होते हैं और एक जीन की डिफरेंट फॉर्म होती है, वो कांस्टेंट रहा करती है। इसी कांस्टेंट कंडीशन को ही हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल है, उसको कुछ फैक्टर के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिखा हुआ है हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल और इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द जीनोटाइप और एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन की एलीलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि एक फॉर्मूला लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर पी स्क्वायर का मतलब क्या है, पी स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर दोनों एक जैसी कंडीशन में होमोजाइगस। लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, डोमिनेंट होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म की फ्रीक्वेंसी को पी स्क्वायर लिखा गया है। यहाँ पर पी का मींस क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। जो डोमिनेंट जीन यानी एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म होती है, उसमें जो डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी है वो पी है, और वहां पर डोमिनेंट होमोजाइगस जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर है। उसी तरह से क्यू स्क्वायर का मतलब क्या है, क्यू लिखा है वो रिसेसिव फॉर्म के लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, इसको हम कहते हैं क्यू स्क्वायर। क्यू का मींस क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव, रिसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्यू होती है, डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी पी होती है। क्यू स्क्वायर का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ पी स्क्वायर का मतलब बताया था फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। पी क्यू का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, क्योंकि पी अलग है क्यू अलग है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, इट इज नन दैट पी प्लस क्यू इज ए कांस्टेंट वैल्यू। पी और क्यू दोनों का सम निकालते कांस्टेंट वैल्यू आती है, जो ये प्रूव करती है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर देखा जाए
तो ऐसी पॉपुलेशन जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर जेनेटिक फ्रीक्वेंसी और एलील की फ्रीक्वेंसी होती है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, इसीलिए P प्लस Q इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। इसमें कुछ फैक्टर्स, कुछ कंडीशन होती हैं जब इसको हम अप्लाई करते हैं। तो यहां पर कंडीशन में सबसे पहले लिखा हुआ है देयर इज नो जीन फ्लो, किसी तरह का कोई जीन फ्लो नहीं होना चाहिए। देयर आर नो म्यूटेशंस, किसी तरह का म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, यानी जीनोटाइप के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर इज रैंडम मैटिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन के अंदर रैंडमली मैटिंग होना चाहिए। देयर इज नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। देयर इज नो सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर एलील, किसी भी पर्टिकुलर एलील का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये सब सारी कंडीशन फॉलो की जाती हैं तब हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है अप्लाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजाइगस, होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स आखिर क्या होते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन्स को कभी कभार 2 नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट आर होमोलॉगस ऑर्गन्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। उसी तरह से व्हाट आर एनालॉगस ऑर्गन्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हम बात करेंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स की। होमोलॉगस ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू वन अनदर, ये स्ट्रक्चरली सिमिलर हुआ करते हैं और ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट हुआ करते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिसिमिलर, ये फंक्शनली डिफरेंट है लेकिन ये फंक्शनली सिमिलर हुआ करते हैं। These help in the tracing the evolutionary relationship, ये evolution में हेल्प करते हैं, ये evolution में किसी तरह की कोई हेल्प नहीं करते। जैसे आर्म्स ऑफ मैन, फोरलिम्स ऑफ हॉर्स, फ्लिपर्स ऑफ व्हील, है ना, ये सब एग्जाम्पल होते हैं वो होमोलॉगस ऑर्गन्स के हुआ करते हैं। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, आप देखेंगे तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट और विंग्स ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स के जो विंग्स यानी पंख हुआ करते हैं वो एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल होते हैं। चलिए अगला डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन डार्विनिज्म एंड न्यू डार्विनिज्म। न्यू मींस होता है न्यू, नया। इसका मतलब है कि डार्विनिज्म का जो कंसेप्ट था उसमें यदि किसी तरह का मॉडिफिकेशन किया गया है तो वही डार्विनिज्म आगे चलकर न्यू डार्विनिज्म कहलाया है। दिस कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड वेलेस। चार्ल्स डार्विन और वेलेस, दो साइंटिस्ट, इन्होंने मिलकर दिया था डार्विनिज्म कंसेप्ट। इट इज नोन एज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से पॉपुलर होता है। इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्विनिज्म, ये डार्विन का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। लिखा हुआ इट वाज प्रपोज्ड बाय मेनी साइंटिस्ट, में एक साइंटिस्ट नहीं, इसमें ढेर सारे साइंटिस्ट हैं, उनका योगदान होता है। डार्विनिज्म डिड नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द वेरिएशन, वेरिएशन के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन न्यू डार्विन के अंदर और नए कंसेप्ट के अंदर देखा जाए तो क्लियरली एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के कॉज भी बताए गए हैं। इंडिविजुअल इज कंसिडरेबल एज द एवोल्यूशनरी यूनिट, इसमें इंडिविजुअल पर्सन को, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को एवोल्यूशन की यूनिट माना गया है। यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं, पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड एज द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की यूनिट को डिफाइन करने के लिए इन्होंने पॉपुलेशन को कंसीडर किया, तो पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन न्यू डार्विन के अंदर, और इंडिविजुअल इज द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, ये डार्विन का कंसेप्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है ऑल द टाइप्स ऑफ वेरिएशन एक्ट एज ए रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन। डार्विन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किसी भी तरह के वेरिएशन हो, चाहे वो सोमेटिक हो या जेनेटिक हो, हर किसी वेरिएशन को इन्होंने बताया है कि एवोल्यूशन के रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं, एवोल्यूशन इनकी वजह से होता है। लेकिन बदलाव किया गया और पता चला कि रियलिटी में जो इवोल्यूशन होता है वो सिर्फ किसकी वजह से होता है, इनहेरिटेबल वेरिएशंस की वजह से। सोमेटिक वेरिएशंस हुआ करते हैं उनकी वजह से इवोल्यूशन नहीं होता है, इनहेरिटेबल वेरिएशंस होते हैं उनकी वजह से होता है। इट फोकस टू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड डेथ ऑफ अनफिट, वो कह रहे हैं कि जो फिट हो जाता है नेचर के अकॉर्डिंग वो तो सर्वाइव कर जाता है, और जो फिट नहीं हो पाता उसकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब नेचर ही सिलेक्ट करता है। यहाँ पर कंसेप्ट हल्का सा डिफरेंस है। इट फोकस टू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एंड चेंज इन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी, ये रिप्रोडक्शन में डिफरेंस और एलीलिक फ्रीक्वेंसी में बदलाव की बात करते हैं। तो इस तरह से डार्विन का जो नया फॉर्म है, जो डार्विन की कुछ कमियां हैं उसको इंप्रूव करने के बाद जो मॉडिफाइड डार्विन में, उसी का नाम न्यू डार्विन रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन लैमार्किज्म एंड नियो लैमार्किज्म।
जिस तरह से डार्विन न्यू डार्विनिज्म था, उसी तरह से लेमार्किज्म और उसका नया फॉर्म, मॉडिफाइड फॉर्म नियो लेमार्किज्म है। लेमार्किज्म का रिलेशन होता है, इट इज ओरिजिनली इवोल्यूशनरी थ्योरी प्रपोज्ड बाय द लेमार्क। ये इवोल्यूशन की वो थ्योरी है जो लेमार्क साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लेमार्किज्म, ये लेमार्किज्म का मॉडिफिकेशन है। टू मेक इट्स सुटेबल टू मॉडर्न नॉलेज, और मॉडर्न नॉलेज के आधार पर इसको तैयार किया गया है। की फैक्टर्स ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं इंटरनल वाइटल फोर्स, डिजायर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसके कुछ इंपोर्टेंट जो थ्योरी के अंदर पॉइंट दिए गए हैं। इंटरनल वाइटल फोर्स, हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ न कुछ पावर हुआ करती है जो उसकी खुद की इंटरनल वाइटल फोर्स के नाम से जानी जाती है। डिजायर ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर किसी ऑर्गेनिज्म की खुद की डिजायर हुआ करती है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म है जो जिस ऑर्गन का यूज सबसे ज्यादा करते हैं वो ज्यादा डेवलप होता है, जिस ऑर्गन का यूज कम करते हैं उसमें डेवलपमेंट बहुत कम होता है, और आगे आने वाले समय में ऐसा ऑर्गेनिज्म एक रेसिडुअल ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इन्होंने एक बात कही थी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते जाते हैं, यानी उपार्जित लक्षण जो जीवन में जन्म लेने के बाद जो जितने भी कैरेक्टर आपकी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं वो इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो जाते हैं, ऐसा इनका कहना था, जो वास्तव में गलत है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इट डज नॉट गिव एनी इंपोर्टेंस ऑफ दीज फैक्टर, इन फैक्टर्स के लिए इनका न्यू लेमार्किज्म के अंदर कोई इंपोर्टेंस नहीं होता। नेक्स्ट, इट बिलीव्स दैट ए चेंज इन एनवायरनमेंट ब्रिंग्स अबाउट ए कॉन्शियस रिएक्शन इन एनिमल्स। एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो एनिमल्स के अंदर कुछ रिएक्शंस हुआ करती है। इट फोकस ऑन द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ चेंज एनवायरनमेंट ऑन द ऑर्गेनिज्म, ये एनवायरनमेंट में जो चेंज आता है उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव ऑर्गेनिज्म पर पड़ता है, इस थ्योरी के अंदर बताया गया है। इट सेज दैट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, इसमें कहा गया है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है दो चेंजेस आर ट्रांसफर्ड, वही बदलाव ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन विच इन्फ्लुएंस द जर्म सेल और वेयर सोमेटिक सेल्स गिव राइज टू जर्म सेल। वो कह रहे हैं कि केवल वही कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं जो आपके जीन और डीएनए से संबंधित होते हैं। सोमेटिक कैरेक्टर कभी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। ये लेमार्किज्म और न्यू लेमार्किज्म का कंसेप्ट है। उसके बाद क्वेश्चन है कि what with the help of diagram describe the experimental evidence given by Miller and Urey to prove that chemical evolution is occur in the nature। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मिलर एंड यूरे, इसलिए एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। और ये किस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं? केमिकल इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। यहाँ पर लिखा हुआ है मिलर एंड हेराल्ड यूरे गिवन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूव किया टू प्रूव द कंसेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के ऑरिजिन यानी उत्पत्ति से संबंधित थ्योरी दी गई, उस थ्योरी को नाम दिया गया थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। उसके सपोर्ट में साइंटिस्ट आए थे मिलर एंड यूरे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था, लेकिन थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन है वो दो साइंटिस्ट ने दी है, ऑपरेन एंड हेल्डेन साइंटिस्ट ने, और इसी के सपोर्ट में एक एक्सपेरिमेंट किया गया हेराल्ड एंड यूरे, मिलर एंड यूरे के द्वारा। उसी एक्सपेरिमेंट को हमने नाम दिया मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इस एक्सपेरिमेंट में आकर क्या किया गया? फॉर कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट सिमुलेटेड द कंडीशंस ऑफ प्रिमिटिव अर्थ इन लेबोरेटरी। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर लैब के अंदर साइंटिस्टों ने एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, जो उस समय पर एटमॉस्फेयर था जब ओरिजिन हुई थी लाइफ की, यानी जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय पर आकर कैसा एटमॉस्फेयर था, उस एटमॉस्फेयर को लैब के अंदर तैयार किया टू क्रिएट सच कंडीशन। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक एपरेटस बनाया, और एपरेटस में फ्लास्क बनाया, फ्लास्क लगाई थी, ग्लास ट्यूब लगाई थी, फिल्ड विद फ्लास्क विद गैसेज, जो फ्लास्क के अंदर ढेर सारी गैस जैसे हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस, मीथेन गैस और वाटर वेपर्स। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि इस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी गैसों का यूज किया गया, तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस, मीथेन और वाटर गैस, वाटर वेपर्स का यूज किया गया। दीज गैसेज वर प्रेजेंट इन द रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ।
प्रिमिटिव अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, रेड्यूसिंग था। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था ड्यूरिंग द ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति के समय जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, तो वो रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। इसमें गैस थी हाइड्रोजन गैस, अमोनिया, ईथेन और वाटर वेपर्स। नाउ एनर्जी भी प्रोवाइड इन दिस चैम्बर इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक स्पार्क। इस चैम्बर के अंदर फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक स्पार्क के जरिए एनर्जी जनरेट की, और जनरेट करने के बाद में द लिक्विड फॉर्म इन दिस प्लास के अंदर लिक्विड बना, वाज कंडेंस इन अनदर चैम्बर, वो लिक्विड को कंडेंस किया गया दूसरे चैम्बर के अंदर। इस एक्सपेरिमेंट को करीबन 7 दिन के लिए यूज किया गया। आफ्टर दैट द केमिकल एनालिसिस ऑफ फ्लूइड कलेक्टेड वाज डन। उसके बाद इसका केमिकल एनालिसिस किया गया कि आखिर इसके अंदर क्या है। दिस फ्लूइड शोड दैट द प्रेजेंस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एनालिसिस के बाद पता चला कि इस फ्लूइड के अंदर अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन, एलिनाइन, एस्पार्टिक एसिड जैसे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। लेटर ऑन बाद में साइंटिस्ट आल्सो रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को फिर रिपीट किया गया। दे डेमोन्स्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट्स, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड्स आल्सो विद अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के साथ में लिपिड्स है, न्यूक्लियोटाइड और पिगमेंट्स भी इसके अंदर बने थे। ऑल दीज रिजल्ट्स गिव स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन द फेवर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये सभी रिजल्ट है वो रियलिटी में पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं केमिकल इवोल्यूशन और थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को। ये उनका एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर उन्होंने इस तरह का एक एपरेटस यूज किया था। इस एपरेटस के अंदर उन्होंने 2 फ्लास्क लिए थे, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। यहाँ पर गैसों का मिक्सचर लिया हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा के यहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग की गई है। स्पार्किंग करने के बाद यहाँ पर कंडेंसर लगा गया है, तो यहाँ से जो भी फ्लूइड बना है वो कंडेंस होकर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। आने के बाद में यहाँ से पास हुआ है, और पास होने के बाद इसको जो रिपीट किया गया तो वहां पर आपने देखा कि एक एटमॉस्फेयर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जैसा एटमॉस्फेयर इन्होंने क्रिएट किया, और प्रूव किया कि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन वाकई में बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।